अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना अली चीमा, आपके अपने प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्लंट के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है अमन बैठक। प्रोग्राम की तरफ जाने और मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मैं यहाँ ये बात आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि मैंने इस प्रोग्राम के हवाले से शहर भर के बेशुमार लोगों से रब्ता किया, लेकिन अक्सरियत ने इस शो में शिरकत करने से माज़रत कर ली, जिनमें ऐसे उलमा कराम भी शामिल हैं जो ज़कात के नाम पर चंदा मांगने पर तो फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन अमन की बात करने पर शायद शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनकी अव्वलीन तरजीह अमन नहीं, जिनका मकसद खबर की रेटिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ सनसनी फैलाना है। ऐसे सियासतदान भी हैं जिन्हें आप वोट देकर ऐवानों तक तो पहुंचाते हैं, लेकिन वो वहां जाकर आपकी आवाज़ बनना गवारा नहीं समझते। ऐसे ताजर भी शामिल हैं जो दिन रात महंगाई का रोना रो रो कर आपके खून पसीने की कमाई से अपनी तजोरियां तो भर रहे हैं, लेकिन अमन की बात करते हुए डरते हैं। यहाँ ये बात मैं आपको वाज़ह करना चाहूँगा कि ये वो 4 अनमोल हीरे हैं जिन्होंने इस हसास मौजू पर गुफ्तगू करना मुनासिब समझा, और ये कहना बेजाना होगा कि पूरे शहर में ये 4 लोग ही अमन के ख्वाह हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे साथ मौजूद हैं कारी सलीम अहमद कादरी साहिब, दीनी व समाजी शख्सियत हैं। उनके साथ ही तशरीफ फरमा है फरहान इकबाल साहिब, चेयरमैन प्रेस क्लब सादकाबाद। हमारे दूसरी तरफ मौजूद हैं महमूद अहमद चौधरी, अंजुमन शहरियों के जनरल सेक्रेटरी और ऑटो यूनियन मार्केट के सदर भी हैं, और उनके साथ ही मौजूद हैं मियां फरहाद अली, पीपी 265 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और हकीकी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आएंगे कारी साहब की तरफ। कारी साहब, दीन इस्लाम में अमन कायम करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन डाकू हमारा अमन छीन रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे उलमा कराम जो हैं वो इस हवाले से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि वअलमु अन्नल्लाहा समीउन अलीम। अली भाई, पहला नंबर तो यह है कि उलमाए मुहक्किकीन किराम इस मामले से बहुत दूर है। अभी तक मिंबरों के ऊपर बैठने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन इस पर अभी तक जब से हमारे जिला रहीमिया खान तहसील सादकाबाद का अमन बर्बाद हुआ, इस वजूहात पर किसी भी उलमाए किराम ने इसकी तरफ अमन के मुतल्लिक़ कोई दरसो बयान नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं दे रहे? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फकत यही है कि डर खौफ की वजह से कोई भी उलमा किराम इसके मुतल्लिक़ कोई भी बयान नहीं देता, ताकि उनको अगर जो कोई बयान दे भी दिया जाए तो सियासी दबाव की वजह से, सियासी सियासतदानों की वजह से, किसी भी वजूहात की वजह से ना, वो दबाव की वजह से भी ये बयान देने से कासर होते हैं। खाए वो उलमा किराम है, हमारा कानून है। अगर ये हमारे दोनों इदारे हमारे दुरुस्त हो जाएं, उलमा किराम कुरान और हदीस के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक दरसो बयान दें और उसके ऊपर अमल करें, तो कोई भी बेनमाजी या गुनाहगार बाकी नहीं रहेगा। आपके मुताबिक उलमा कराम गलती कहाँ पर कर रहे हैं? उलमा किराम गलती इसलिए वजह से करें, उनको खौफ और हरास की वजह से कि ताकि हमारे डाकुओं का खौफ है, जिसकी बेस के ऊपर ये जो है ना, इनके तरफ मुतल्लिक़ को भी अमन का दरसो बयान नहीं देते। फरहान भाई, आप बेहतर बता सकते हैं, खौफ और हरास, डाकू राज सब कुछ चल रहा है, कच्चा है क्या? अभी तक तो अवाम को यही नहीं पता। सादकाबाद मशहूर था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन अब सादकाबाद मशहूर है डाकुओं के हवाले से, कच्चे के हवाले से। जरा इस पर रोशनी डालें, कच्चे पर जरा कच्चा तफसील से हमें आज बताएं। एक्चुअली भाई ऐसे है कि कच्चा जो है, ये दरिया सिंध का जो दरमियानी एरिया है, जो बेल्ट है, इसके साथ साथ वाला एरिया, और जो इसके अंदर जजीरे बने हुए हैं, आप ऐसे समझ लें कि चाचड़ा शरीफ से लेके आगे हम जैकवाबाद तक चले जाते हैं, बुड्डू बैराज के साथ साथ। तो ये सारा जो बेल्ट है, इसके अंदर जो जजीरे बने हैं, कच्चा कराची, कच्चा रजवानी, कच्चा लोंडे, इसी तरह आगे कुछ और जजायर हैं, इनके अंदर जो है डाकुओं ने महफूज बना रखी है। तो ये मुख्तलिफ वहाँ पे गैंग्स हैं, मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं जो कि वहाँ पे जो है आबाद है अपने दरिया के अंदर। ये लोग दरिया के अंदर आबाद है, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को इंतहाई मजबूत किया हुआ है। लास्ट टाइम भी 2015-16 में छोटू गैंग पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसके खिलाफ पाक आर्मी को आके प्रेशर करना पड़ा और फिर वो सरेंडर हुए, गिरफ्तार हुए, उसके बाद गए। लेकिन हर साल जैसे जैसे, आपको मजे की बात बताते चले कि हमारे पास 1984 के अखबार की कटिंग भी पड़ी है, जिसमें बताया गया कि जनाब अब जो है सिंध के डाकू पंजाब में आके वारदात नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा लाभदायी सिलसिला है कि जो हर साल ना सिर्फ बढ़ा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा बख्श होता गया, और पहले से ज्यादा इसके अंदर जो है वो डाकू आते गए, और जो सारी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर ज्यादा आती गई है। आप मीडिया वाले कहते हैं कि हम अवाम की आवाज हैं, आप जुराइम पर ज्यादा फोकस जो है वो रेटिंग के लिए करते हैं या मसले के हल के लिए? जो भी वकूअ हो रहा होता है वाकया, उसको बयान करना और हक़ाइक़ के साथ बयान करना, वो हमारा मकसद होता है कि ताकि लोगों को फैक्ट पता चले
کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے. ریٹنگ وغیرہ جو ہے یہ اب اس دور سے میڈیا باہر جا چکا ہے. اب ڈاکوؤں کے اپنے فالوورز ہیں, ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ان کے اپنے فالوورز ہیں, وہ اپنی جگہ اپنی چیزیں خود لوڈ کرتے ہیں, اور یہ جو ہے لاکھوں لوگ جو ہے ان کو فالوورشپ کرتے ہیں. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اچھائی اور برائی, ایک نیکی اور بدی کا جو عمل ہے, اس کے اندر لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ بجائے کسی کہہ لیں کہ علماء کو فالو کرنے کی بجائے وہ ڈاکوؤں کو فالو کرنا, ان کی چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس معاملے سے میڈیا کے سے خارج ہو گیا کہ اس میں جو سنسنی ہو. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ سوشل ٹرینڈ بن چکا ہے ہاں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی خبروں کی بجائے جو ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ فالو کر رہے ہیں, پر لوگوں کا ڈائریکٹ فوکس ہو گیا ہے. لوگوں کا ڈائریکٹ ریلیشن کہہ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے تھرو ویلپ ہو چکے ہیں ڈاکٹر. مطلب ہر بندہ اپنا میسج خود دے رہا ہے, ڈاکو بھی اپنا میسج خود دے رہے ہیں. اب ہمارے اوپر لوگ اس لیے آتے ہیں, خبر دیکھتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کو دو طرفہ فیکٹ بتائیں گے کہ وقوع کہاں پہ ہوا, انہوں نے کیا کیا, اور پولیس کیا کرنے جا رہی ہے, انتظامیہ کیا کرنے جا رہی ہے, معاملہ کیسے حل ہوگا یا کس طرف کو جانا ہوگا. کچھ ہم اپنی سجیشن بھی دیتے ہیں, جیسے 2018 میں جو صادق آباد جو ہے نا, پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ صادق آباد کی جو پولیس ہے اس کا میٹر کیا ہے, اس کو مسائل کیا ہے. پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ راجن پور کا کچھ ایریا دریا کے اس طرف صادق آباد کے ساتھ لگتا ہے, جس میں جو ہے بنگلہ اچھا, شاہ والی, سون میانی, یہ والا علاقہ ہو گیا. تو صادق آباد پولیس کی جو ہے سیس ہے وہ جمالدین والی اور ہوم کے بچاؤ بند پہ ختم ہو جاتی ہے, آگے علاقہ سارا ان کا ہوتا ہے. 2018 میں یہ علاقہ پولیس کی ڈیمانڈ پہ رینگر کا پولیس کو ملا تھا, اور پولیس جو ہے وہ دریا کے اوپر جا کے ڈاکوؤں کے سامنے بیٹھ گئی تھی, صادق آباد کی پولیس. 2018 کی بات ہے. لیکن جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ فیصلہ وہاں کے سرداروں نے واپس کروایا, جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ڈاکو سیو ہو گئے. وہاں کی پولیس کی اس طرح اسیس نہیں ہے تو وہ جو ہے پوری طرح سے سیو ہو گئے. اب ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمارے جو ہے اس طرف ہمارے ووٹ کی ہے, اس طرف ہمارے کشمور ہے, ادھر ہم صادق آباد ہے, ادھر راجن پور ہے, اور ایک ڈاکو ایک واردات کرتا ہے, بارڈر ایریا سے بندہ اٹھاتا ہے, کھا کے سیدھا چلا گیا, وہ ضلع چینج کر جاتا ہے, اس کی بین الاضلاعی حدود بڑھ گئی. پھر ان کے پاس جو ہے اغوا پر اعتماد ایک بہت بڑا ویپن آ گیا. اغوا پر اعتماد تو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, خبر دیکھتے ہیں جی بندہ آیا, ڈاکو آیا, اس کو بندے کو اٹھا کے لے گیا, پیسے لیے واپس چھوڑ دیا, یا پولیس ریکور کر کے لے آئی. یہ ساری باتیں روٹین سے چلتی ہیں. لیکن ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہنی ٹریپ. ہنی ٹریپ ایک ایسی چیز ہے, سستا جو ہے دینا جانور کا, سستی گاڑی کا, شادی کا جھانسا دے کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ٹریکٹ ہو کے آتے ہیں اور اغوا ہوتے ہیں. 2-4 سال میں مطلب اس طرح کے کافی کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. ایسی ہے. اور یہ ایسے ہے کہ جو مغوی واپس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہاں 30-40 لوگ بندے پڑے ہیں. تو حکومت کا جو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جب ہم ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے لاہور میں وزٹ کیا تو وہاں پہ جو ہے میں پتا چلا کہ یہ صادق آباد کا امن, صادق آباد کے مسئلے مسائل, لاہور کا تو ایشو ہی نہیں ہے. بالکل ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہیں. یہاں پہ کوئی شہادت ہو جائے, کوئی جو ہے بہت زیادہ تعداد میں کوئی شہری اٹھائے جائیں, یا کوئی بہت بڑا وقوع ہو جائے, جیسے ابھی سی پیک پہ انہوں نے حملہ کیا ڈاکوؤں نے, اور یا 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے, تب وہاں 2-4 دن ہلچل رہتی ہے. ورنہ یہ ہمارے مسائل ان کے مسائل نہیں ہیں. اوور آل فرحان بھائی اگر دیکھا جائے تو میڈیا جب بھی کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے, حکومت تک بات جاتی ہے تو اس کا فوراً ری ایکشن نظر آتا ہے. آپ نے بھی بڑی بڑی رپورٹنگ کی ہے, ڈاکوؤں کے مسئلے پر بھی بڑی بڑی رپورٹنگ ہوئی ہے, تو عملی پیش رفت نظر نہیں آتی. میڈیا کا اصل اثر کہاں ہے؟ یہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے جب یہ چینلز پہ خبر چلتی ہے. لاہور میں دفتروں میں بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں وہ اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں, پھر وہ بھاگتے ہیں. سی ایم کا نوٹس ہوتا ہے, سیکرٹری داخلہ کا نوٹس ہوتا ہے, پھر وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ 1-2 دن کی ہوتی ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا سب کچھ پھر وہی کیونکہ ان کو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرسٹ نہیں ان کا. صادق آباد کا جو امن ہے وہ ان کی ترجیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اپنے تحصیل کے اندر شاید ہی کوئی 2-4 ٹھکانے ہوں یا ہوں ڈاکوؤں کے, ورنہ سارے ہمارے جو ڈاکو ہیں وہ دریا میں یا ضلع راجن پور کی حدود میں یا جو ہے گھوٹ کی سندھ کے ضلع میں بیٹھے ہیں. تو جب تک اس پٹی کو فوکس نہیں کیا جاتا, جو 30 کلومیٹر کی ہے, اس وقت تک جو ہے وہ کرائم ڈیوائڈ رہے گا. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی خبر ٹک ٹاک پر وائرل ہوتی ہے تو اس کا سی ایم صاحب اتنا بڑا ایکشن لیتے ہیں, اتنا رزلٹ آتا ہے, فوراً مطلب آئے کہ سی سی ٹی وی بڑی ایکٹیو ہے آپ کے سامنے, تو فوراً رزلٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ تو اتنا بڑا ایشو ہے, اس پہ میڈیا کا مطلب اثر کیوں نہیں جا رہا؟ میڈیا چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خبر آ جاتی ہے. پولیس جیسے ابھی تازہ ہم بات کر لیتے ہیں, پولیس ایک وقوع ہوتا ہے, بندے گوا جاتے ہیں, خبر آتی جی اس کا جی ڈی پی نے نوٹس لے لیا, اس کا جی اپنا ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں,
उसके बाद कुछ भी नहीं। अब आप देख लें कि छह बंदे सादकाबाद से हुआ है और 11 बंदे सीपैक से चले गए, और क्या हुआ, कितने दिन गुजर गए, 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, कितने दिन गुजर गए। अब मीडिया ने तो हाईलाइट करना है ना, मीडिया के पास तो खुद तो बंदूक नहीं कि जाके किसी डाकू के पीछे चला जाए। मीडिया ने काम है पॉइंट आउट करना है, मीडिया मुसलसल कर रहा है, मीडिया मुसलसल लेकिन उसके बाद सारे इस्लामिया उस पर एक्शन नहीं ले रही। हाँ। तो मीडिया तो अपना काम अपना कर रहा है, पूरा पूरा कर रहा है। हम महमूद साहब की तरफ जाएंगे। महमूद भाई, आपके जिले के लोग दिन रात डाकुओं के रहमो करम पर हैं। शहर के हालात रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। ये सिर्फ इंतजामिया की या अदारों की नाकामी है, या इसमें हमारे सियासतदानों की, इसमें हमारे ताजरों की या अंजमनों की नाकामी, सबकी नाकामी, किस किस का रोल है? जी अली भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यकीनन मैं समझता हूँ सादिकाबाद जो कि सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के संगम पर वाक़या है, और ये बड़ी खूबसूरत तहसील है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़रिए एतबार से, मंडी के एतबार से और तिजारत के एतबार से एक बहुत बड़ा नाम था। और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की ये सबसे रिच तहसील है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी तहसील हमारी जो है वो एक अरसा दराज से डर खौफ की फिजा में सांस ले रही है। बिल्कुल इसी तरह, और अब हर आने वाला दिन उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें शिद्दत आ रही। बिल्कुल इसी तरह। और ये लम्हा फिक्रिया है, जिस तरह पहले जिक्र किया फरहान भाई ने कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सादिकाबाद की पहचान अब क्या रह गई है। जहां भी ये बड़ा, मैं कहता हूं कि ये हमारे जो चेहरा है सादिकाबाद का, ये बड़ा खौफनाक कर दिया गया। जहां भी बात होती है कहते हैं सादिकाबाद, अच्छा वो कच्चे वाला जिथे डाकू ने। मैं समझता हूं कि बहैसियत सादिकाबादी हम सबको इस पर तशवीश होनी चाहिए। और अगला सवाल आपने किया कि इसमें किसकी नाकामी है। मैं समझता हूं कि इसमें हम सबकी नाकामी है। ना सिविल सोसाइटी ने वो रोल प्ले किया, ना हमारे सियासी जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने रोल प्ले किया, और ना ही हमारी सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं। उसकी वजह ये है, यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि शहर का अमन खराब हो रहा है और हमारे जो सियासतदान हैं वो सिर्फ तरक्याती फंड्स पर बात कर रहे हैं। क्या लोगों की जानें सड़कों से कम कीमती हैं? यहाँ अलमिया है कि जो बंदा बात करता है ना जी, उसी को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। और आपने भी अभी बात की कि शहर की अंजुमनें क्या कर रही हैं। डेफिनेट एक्चुअली ये जो सवाल बनता है ना, वो बनता है उन ताकतवर हलकों से जिनकी रसाई है असेंबलियों तक, जो कि इनको कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, क्योंकि वी आर अ टैक्स पेयर। सर, तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन ताजर बरादरी स्ट्राइक कर सकती है, अपना हुकूक तो ले सकती है ना। ताजर बरादरी आगे तो आ सकती है। बात यही है कि डर खौफ की फिजा, हर कोई देखता है कि यार मेरे बच्चे ने, मेरा बिजनेस है, ठीक है। ये एक फितरी रद्द अमल है। जिस तरह आपने अभी बताया कि आपने ये शो करना था, क्यों भाई शहर के लोग, हर बंदा कहता है यार मैं मीडिया ते आवा गल करा, क्यों नहीं आते? ये डर खौफ किसने तोड़ना है, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस डर खौफ को तोड़ने के लिए जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और यही हमारा अलमिया है। लेकिन सर, ये डर खौफ तोड़ना किसने? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि डर खौफ तोड़ने के लिए मेरी या फरहान की आवाज या मियां फरहाद बोल रहा है, ये हम की अकेली आवाज है। लेकिन जब मिलकर हम बोलेंगे तो वो शोर पैदा होगा, और शोर कभी नजरअंदाज नहीं होता। इस वक्त जरूरत है कि जितनी ताजर तंजीमें हैं, बेशक अंजुमन शहरियान है, निमन ताजरान है, और खास तौर पर मैं अपने सियासी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये वक्त है कि अपने और ये मैं मसले का हल भी बता रहा हूं कि जिस दिन इस पर अमल हो गया, इंशाल्लाह अमन हो जाएगा। ये सब लोग अपने अपने सियासी परचम अपने घरों में रख के आए। ये जो हमें ये जात बरादरियों में इन्होंने बांटा हुआ है, इस सोच को पीछे करें, ठीक है। कच्चे और पक्के की तफरीक खत्म करें कि ये मामला कच्चे का हो गया जी, हमारा इससे क्या तल्लक वास्ता। नहीं भाई, जुल्म और ज्यादती कच्चे में है या पक्के में है, उसके ऊपर हर किसी को स्टैंड होना होगा अगर हमें बचना है। वरना अगर आग हमसाये के घर में लगी है, उसको बचाने की फिक्र नहीं करेंगे तो वो 100% मेरे घर को भी जलाएंगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी, असेंबली में जो हमारे नुमाइंदे आवाज उठाते हैं, नो डाउट अप्रिशिएट करते हैं। बस सजाद बड़ाई साहब अक्सर आपने देखा, इसी तरह मुमताज खान चांद साहब भी आवाज उठाते हैं।
اور لیکن اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ لیکن اس کا اثر بھی تو نظر نہیں آ رہا. نہیں، اثر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی کے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا اسپیکر صاحب نا عجیب ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ یار انہوں نے شاید غور کام بھی نہیں. مطلب سیریس نہیں لیتے ہو. سیریس اس لیے نہیں لیتے کہ یہ دونوں بھائی، مجھے ہمیں شو ہوتا ہے کہ جس کا یہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس طرح نہیں ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہیں جی ہم دونوں کا یہ مسئلہ ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سدھارتھ رائے صاحب اور ممتاز چاند صاحب جو ہیں وہ اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں وہاں پر. وہ متحد محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک دوسرے پہ وہ تنقید کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر، سابقہ کے امن کی لڑائی نہیں لڑی جائے. امن کی لڑائی کے لیے دونوں بھائی باہوں میں باہیں ڈال کے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، اور جب وہ دونوں مل کر بولیں گے تو اس کا رزلٹ بھی نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات بھی آئیں. میں واپس آتا ہوں محمود بھائی آپ کی طرف. میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ کی عوام جو ہے وہ ڈاکوؤں کی قیدی ہے. نمائندے قیدی چھڑوا نہیں سکتے، یا عوام یہ جان لے کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ اصل محافظ نہیں ہیں، یا ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی عام عوام جتنے ہی کمزور ہیں؟ علی بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایسے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام انہیں منتخب جب کرتی ہیں ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بھی ایمان پیدا کریں، ہمارے دل دیں، سڑکیں بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹی بنائیں، جو بھی ان کے دلی خواہشات ہوتی ہیں وہ اپنی عوامی نمائندوں کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہو. اسی نعرے کے اوپر جو سیاستدان ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہو. لیکن عوام کے اوپر نہ ڈالیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور جو ہے صادقہ آباد کے امن میں جو رکاوٹ ہے نا وہ ہے سیاسی لوگ. ہمارے لوکل جو شہر. بالکل لوکل سے تحصیل صادقہ آباد جس میں 2 MNA آتے ہیں 3 MP ہیں. دیکھیں وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، یا جیسے میں ہوں، میں کوئی MP MNA نہیں ہوں، مگر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ عوام کے پاس آتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. دیکھیں نا کہ ہم آپ امن بحال کریں گے، ہم یہاں کے پولیس والوں کو رشوت نہیں لینے دیں گے، ہم یہاں پہ بلدیہ کو صحیح کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جب عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، ان کو چن دیتی ہے، پھر عوام پیچھے ہو. اب وہ جو ہمارا MNA ہے، ہمارا MP ہے، وہ 70,000 80,000 ووٹ لے کے جاتے ہیں. وہ 80,000 انسانوں کے نمائندے ہیں، بلکہ وہ 2 لاکھ آدمی کے نمائندے ہیں. جو MP اور MNA 50,000 سے لے کر لاکھ ووٹ لے کے اسمبلی میں کریں، یہ سر ان کی طاقت ہے. لیکن وہ میں بولتا ایک بات ابھی بھیا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 10,000 موڑ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر کیونکہ بات سنی بھی جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے کوئی مسائل ہیں جو وہ ان کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں، انہوں نے چاہیے کہ وہ صرف ہمارے مسائل اجاگر کریں، اپنے مسائل اجاگر نہ کریں. وہ ہمارے لیے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں گئے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں گئے. اپنے ووٹ ہم سے انہوں نے وعدہ کیا، ہم نے ووٹ دیا، ہمارے مسائل حل کریں، اپنے جھگڑے نہ کریں. یہ واقعی محمود بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں یہ دیکھیے میں بول رہا ہوں نا، میری آواز میں طاقت نہیں ہے. جب یہاں پہ MNA بولے گا اور MP بولے گا، اس کی آواز میں طاقت، اس کے پیچھے 80,000 بندہ، 50,000 بندوں کی ووٹوں کی طاقت. وہ تو بولنے پر ایگری نہیں. اگر وہ بولنے پہ ایگری نہ، ہمیں بلانا پڑے گا. کیسے کہ پھر ہم تاجر تنظیمیں ہماری زندہ ہو، انجمن شاعریہ زندہ ہو، انجمن تاجرہ زندہ ہو، وہ بلوائے، وہ ہمیں اکٹھا کرے عوام کو. دیکھیں جو انجمن تاجرہ ہیں کم از کم 25-30 تنظیموں کی جو ہے نا وہ ہیڈ جماعت، بالکل اسی طرح. اس کے نیچے 25-30 تنظیمیں ہیں. بالکل اب وہ 25-30 تنظیمیں جب انہیں متحرک کریں گے، ٹھیک ہو. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی عوام کو متحرک کریں گے. ایک صرف پروگرام کر لیں گے، خدا جانتا رونے کے لوگوں کے آپ کے دھاڑے سنیں گے، مگر وہ بڑا بننے کو تیار نہیں ہے، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. پتہ نہیں کون سے مسئلے ہمارے تو سمجھ سے بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ رات قبر میں ہی گزر گئی. اگر آپ نے عوام کے لیے یا عوام کے نمائندے بنے ہیں، یا آپ کوئی کسی بھی جماعت کے صدر بنے ہیں، یا کسی بھی یونین کے صدر بنے ہیں، تو چھوڑ دیں، آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ میں طاقت نہیں ہے جو اس چیز کو لے کے چل سکتا ہے، جو صادقہ کو بہتر کر سکتا ہے، جو امن بحال کر سکتا ہے، آپ یہ ہوتا اس کو دے دیں، چھوڑ دیں، سائڈ پہ ہو جائیں. میاں صاحب آپ بھی ایک سیاستدان ہیں اور ایک متحرک سیاستدان ہیں. آپ کے شہر کے بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں، تاجر دکانیں کھولنے سے ڈرتے ہیں. کیا یہ آپ کے شہر کے سیاستدانوں کی نمائندگی پر سوالیہ نشان نہیں؟ علی بھائی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ سوالی نشان. دیکھیں اگر وہ ہمارے جو MNA MPs ہیں، اگر وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں اور بیٹھے نا شور مچائیں، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، حکومت بھی ہماری، ٹھیک ہے نا جی، اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ، اگر ہم یہ شور مچائیں تو یہ شور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا آپ کو علی بھائی ایک اور بات بتاؤں، اچھا یہ شور ہمیں وہاں بھی جا کے مچانا پڑنا ہے، ہمارے شہر میں کیوں نہیں؟ میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. میں اگلا سوال وہی کرنے آ رہا تھا آپ کی طرف کہ ہمارے شہر کے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کیوں نہیں؟ پرابلم کہاں پہ؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انہیں پرابلم کیا ہے، کیونکہ امن جو ہے نا وہ سب مل کر
सब मिल बैठेंगे ना, फिर अमन पैदा होगा। फिर अमन हम बहाल करा सकते हैं, फिर हम अमन ले सकते हैं। अदरवाइज हम अगर डिवाइडेड रहे तो कोई अमन बहाल नहीं करवा सकता। सियासतदानों को चाहिए कि इंजॉय भी पूरे मेरे ख्याल 50 साल से पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते कि होश के नाखून लें। बच्चों के साथ ये हो रहा है, सबकी औलादें तो बाहर है, किसी की लाहौर है, किसी की कराची है। फंसे हुए तो हम अवाम है ना, जो लोकल है। बच्चों तो हमारे उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। वो रात को आए, दिन को आए, दोपहर को आए, 3 बजे आए, उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई भी नहीं चाहिए। जब तक अगर आप देखें ना, अवाम को भी चाहिए या समझो हम सबको चाहिए, मेरी हैसुल कौम या साकाबाद होने के नाम हम लोग चाहते हैं। अगर वो नहीं जाते ना, हमें देख लिया है पिछले 2002 से ये मसला कर, अब शिद्दत अख्तियार करके इसको 23 साल 21 से 23 साल हो गए हमारी कोई भी आवाज बनने को नहीं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो सरदारान है ना, वो अपनी इज्जतें संभालते फिर रहे हैं, वो अपनी इज्जतें संभालते फिर रहे हैं, उन्हें सरेआम वो गालियां दे रहे हैं। हाँ जी, पुलिस वालों को गालियां दे रहे हैं आपके साथ। सोशल मीडिया पर आए, जहां आईजी को कोई परवाह नहीं है, जहां चीफ मिनिस्टर को कोई परवाह नहीं है, चीफ सेक्रेटरी को परवाह नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला को कोई परवाह नहीं है, डीपीओ को परवाह नहीं, आरपी को परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल वो एक ऐसा है जैसे हम टिकटॉक देखते हैं, वो आज आते हैं जी हमने ये कर लिया, कल ये कर लिया, अब ड्रोन आ रहे हैं, अब ये असला आ रहा है। वो मजाक ही बना है। वो हमारे तहसील सादकाबाद के साथ हम पिछले 20 साल से देखते हैं। कोई मैं इसमें ना पुलिस वालों का बहुत बड़ा कसूर है। उसकी वजह ये है, अगर पुलिस वालों से हालात संभलते नहीं है ना, उन्हें चाहिए कि वो सीधा बताएं अपने चीफ मिनिस्टर को या सेक्रेटरी दाखिला जो उनके बड़े या वजीर दाखिला जो पंजाब है उनको, कि भाई हमारे बस की बात नहीं, हालात हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। हम अगवा हो रहे हैं, हम पैसे भर रहे हैं, तकलीफ हमारे खानदान उठा रहे हैं, हमारे बच्चे उठा रहे हैं। कोई वीडियो देख सकता है ऐसे ही जिसको आप किसी अगवा को ले जाए, अगवा कार उठा के और कहें जी गोली मार दी, उस खानदान के ऊपर क्या गुजरी होगी 10 दिन। बिल्कुल बड़ी एक दर्दनाक अदियत है। और किसी ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं आके पूछा कौन उसका आईजी उसके घर आया है, आरपी उसके घर आया, कौन है, किसी ने पूछा कि वजीर आए। लाहौर में एक लड़का जो है ना, वो किसी लड़की के हाथ लगा देता है तो सीसीडी वाले उनकी गोली मार देते। यार हम लोग इंसान नहीं है, सादकाबाद का पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पंजाब का हिस्सा नहीं, हमें तो इन्होंने ऐसे दर बदर किया हुआ खुदा ना खास्ता जैसे उनको इसराइल का हिस्सा हो। मैं वापस आऊंगा पर आता ही आपकी तरफ। मौलाना साहिब, आम लोग सवाल करते हैं कि हमारे जो उलमा कराम हैं वो मस्जिद के मिंबर पर बैठकर सूद पर बात करते हैं, पर्दे पर बात करते हैं, चंदा मांगने पर बात करते हैं, सियासत पर लेक्चर देते हैं, लेकिन डाकुओं के जुल्म पर या अमन पर इतनी खामोशी क्यों? देखो, उलमा कराम का जो मनसब है ना, वो मनसब आला है। उलमा कराम का किरदार अमन और अमान के मुतालिक अभी तक कोई भी उलमा कराम इसके मुतालिक बयान नहीं दे रहा। और हमारे उलमा कराम को सबसे ज्यादा ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह, मिंबर रसूल का मनसब हमारे पास है, और इससे बड़ी कोई ताकत हमारे पास से नहीं है। ये बात हम करने चाह रहे हैं, मिंबर पर जो बैठे हुए हैं उसे दीन इस्लाम की रोशनी में लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, जी जी, ताकि लोगों के दिलों में खौफ व हरास खत्म हो। हनी ट्रैप जैसे मामला जिस तरह कुरान में पहले जिक्र किया था, तो इस तरह के काफी मामलों में हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं अगर उलमा कराम मिंबर से लोगों को मोटिवेट करें। आपकी बात ठीक है कि हमारे उलमा कराम को इसके मुतल्लक मुदल्लल बयान देके अवाम और नास का जो खौफ और हरास जिनके दिल में बैठ जाए उनको निकालने की कोशिश करें। इस तरह डाकू अक्सर अपनी कबायली रवायात का या भादे का नाम देते हैं, तो आपका ये ख्याल के उलमा कराम को मुत्तहिद होकर एक फतवा देना चाहिए कि यार ये कोई रवायात नहीं है, ये खुला हराम है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह का कोई फतवा इकट्ठे उलमा कराम को देना चाहिए ताकि ये हमारे ऊपर तक, हमारी जो मतलब हुकूमत तक भी इस तरह की बात जाए जिससे शायद वहां से कुछ अच्छा इफेक्ट आ जाए। तो इसमें उलमा कराम को जो अमन के कमेटी के हमारे मेंबर बने हुए, आज तक उनकी तरफ से ये कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। हत्ता कि अमन जो जुल्म के मुतल्लिक बात है कि हादिस मुबारक का मफहूम है कि कत्ल का बदला कत्ल है, हाथ का बदला हाथ है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, मुक्के का बदला मुक्का ही है, और जुल्म का बदला जुल्म ही दिया जाए। उनके जैसे वो कर रहे उनके साथ वैसे रवैया किया जाए। जब तक उनके साथ वैसा रवैया नहीं किया जाए वो इस बात पर काराबंद नहीं होंगे और ना इसकी पाबंदी की। तो अगर जो हम इस मामले से पीछे हटते जाएंगे वो हमारे पर अनकरीब भारी होते जाएंगे, क्योंकि हमारे उलमा कराम इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। और मैं अगर जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, उलमा कराम मेरे रसूल पर बैठ के इसकी तरफ अवाम को जरूर मोटिवेट करें। फरहान भाई, आपकी तरफ आएंगे। मौजूदा डाकू राज पुलिस खत्म कर पाएगी? नहीं, जो हमारी इस वक्त पुलिसिंग चल रही है इनके बस की बात नहीं है। इसके अंदर एक तो पुलिस में जो है
वेपन कैपेसिटी बहुत कम है, उनके पास वेपन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हनी ट्रैप से, वाबर एतवान से जितना भी पैसा ये जनरेट करते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो अपना जेवर जो है वो वेपन्स को समझते हैं, जितना अच्छा उनके पास वेपन होगा, और बड़ा आसानी से पहुंच रहा है। इवन के जब से बल्कि सी पैक बना है तब से तो ये हुआ कि सी पैक गुजर ही कच्चे से रहा है, तो दरे से जहां से भी ये डिमांड एंड सप्लाई का जो भी सिस्टम एक बना हुआ है बड़ी आसानी तक जाता है। फिर ये एक टारगेट के ऊपर 20-20 जो है बंदे हजारों गोलियां चला देते हैं, तो आगे से पुलिस वहां पे क्या मुकाबला करेगी। इवन अब 2 गाड़ियां पुलिस को मिली हैं, 72 गाड़ियां जो आम जो है हमारी जो गाड़ियां डार्सन वगैरह जो पुलिस की वैन घूमती हैं उनको 72 बना के भेजा गया है। इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि वो डिमांड के हिसाब से बनाई नहीं की, वो जो है एक आम राइफल की तो गोली को बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन एक वो जैसे ही वो हैवी जो है 12.7 की गोली है कि नहीं बर्दाश्त करेगी। इसी तरह से जो है उसका जो है वो 4x4 नहीं है। तो मतलब जो वहां बैठे हैं लाहौर वाले, उनको हमारी यहाँ की हकैक का पता नहीं है। अभी तरह से उन्होंने बर्ड फ्लू भेज दी और यहाँ पे वो फिर इनके ऊपर पैसे डालेंगे आप अंदर जाएं। जब अंदर जाएंगे तो हम अपने जानों को नुकसान करेंगे। तो ये चीजें जो है ना इनको पहले कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फौज का आना नागुज़ीर है। जब तक आर्मी यहाँ पे आकर ऑपरेशन नहीं करेगी तब तक जो है ये सारा इलाका जो 30 किलोमीटर की पट्टी है इसको आप क्लियर नहीं करवा सकते। तो आपके कहने का मकसद है कि पुलिस जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकती, यहाँ पर आर्मी को आना पड़ेगा। नहीं, देखिए एक और भी चीज भी है। सबसे बड़ी चीज जो है माजी में भी ऐसा हुआ है कि अब डाकुओं ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। लोगों का पुलिस पे एतमाद नहीं रहा। 15 पे जो कॉल जाती थी तो पुलिस जो है वो बता देते थे कि हमें तो कोई मसला नहीं है, ये फरहान 15 पे कॉल करके बार बार कर रहा है डिस्टर्ब हमें, तो फिर उनका रुख फरहान की तरफ हो। इसी तरह से जो पुलिस वाला वहां पे लड़ता है तो फिर यही इनके बीच में पुलिस वाले वहां पे बता देते हैं कि यही हमें लेके जाता है फलां बंदा, फलां पुलिस वाला, इसी को आपके साथ मसला है। तो वो फिर उसी पुलिस वाले को टारगेट करते हैं, उसको उसके घर के फोटो भेज दिए, उसको उसका बच्चों के फोटो भेज दिए, उसको बता दिया कि हम तुम्हारे घर के देख आए हैं, हम तुम्हारे तक जा चुके हैं। मतलब एक जो ट्रस्ट का लेवल है ना वो पब्लिक और पुलिस के अपने ऊपर, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि सादकाबाद सबसे मेन है ना, पंजाब में सबसे मेन जो है 2 जगह पे जो है शोरश हो रही है ना, एक सादकाबाद में और एक जो है वो मियां वाली में। तो सीसीडी के भी 2 मेन टारगेट हैं, एक सादकाबाद और एक मियां वाली। वहां पे जो है इन्होंने कार्रवाई करनी है। तो फिर यहाँ पे वो तैयारी क्यों नहीं है? यहाँ तजर्बा का बना दिया सादकाबाद को। यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर जो है SHO लगा दिए गए हैं जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि जनाब ऐसे SHO लगे हैं जी जिनको कुछ यकीन नहीं है कि वो SHO हैं। तो जब अफसर आला साहब ये खुद फरमा रहे हैं तो फिर जो वो क्या प्रोग्रेस देगा? अब एक साल में 73 अगवा बंदे सादकाबाद तहसील से हो गए, तो फिर ये उनकी प्रोग्रेस ही है ना। आपके लिए सबसे ज्यादा मजबूत भोंग का होना जरूरी है। जितना भी डाकू आपका आ रहा है वो भोंग साइड से आ रहा है। जब वो भोंग भी क्रॉस करते हैं, अब वो अहमद उलमा भी क्रॉस करते हैं, नवादाबाद भी क्रॉस करते हैं, सादकाबाद के सर्कल में आते हैं, लेके चले जाते हैं। सर्कल तकसीम से भी सादकाबाद को नुकसान हुआ है। पहले सादकाबाद सिटी में जो अफसर बैठता था उसके बाद पूरा सर्कल होता था, उसके ऊपर प्रेशर होता था, बंदा उठाया जाता था, यहाँ शहर वाले जाके उसके बाद बैठते थे। वो देहात से लोग आते थे, शहर वालों को साथ लेते थे, जाके अफसर के सारे होते थे, उसको पता होता था मैंने इनको जवाब देना है। अब क्या हो रहा है? अब बंदा अगवा हो रहा है, कच्चे से हो रहा है जी, ओ जी वो परले सर्कल का मसला है। तो इसी तरह ये यहाँ जो सादकाबाद सर्कल के जो अफसर हैं वो देख रहे हैं कि परला सेफ्टी करता है, वो भी उनका मोहताज होकर बैठा है दूसरे सर्कल का कि अगर वो सेफ्टी करेंगे तो ये इलाका हमने में रहेगा, वरना ये इलाका भी जो है वो हम भुगत रहे हैं सारा। फिर एक बड़ी वादे तफरीक है, कच्चे में जो है कच्चे के इलाके में या ये सर्कल बूम में बंदा अगवा हो जाए तो हम समझते हैं जी मसला ही उनका है, तो वो लोग समझते हैं शहर से अगवा जाए सारा शहर इकट्ठा। तो भाई हम लोग उनका पेन क्यों नहीं महसूस करते? हम लोग उनके दर्द क्यों नहीं महसूस करते? हम लोग उनको साथ लेके क्यों नहीं चलते? जब उनका बंदा अगवा होता है वो भी तो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सारा सिस्टम है। हम उसके लिए भी हम उतनी स्ट्रगल होनी चाहिए जितनी मतलब शहर के बंदे के लिए होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम इसको जो है ये खत्म ना होने वाला हो। आप जो है सारे डाकुओं को पुलिस में भर्ती कर दें, लेकिन खत्म हो भी तो नहीं रहा। तो पुलिस में भर्ती कर देना, उनको जॉब दे दें, वो इलाके की सेफ्टी सारी उनको दे दें, उनके बाद रोजगार आ जाएगा। मैं पूछना चाह रहा था कि हम लोग डाकुओं को खत्म करने पर ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये इस्लाह कैसे हो सकती है, उन लोगों को फैसिलिटेट भी तो किया जा सकता है। बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में ये काम किया गया है ना,
वहां के मुकामी लोगों को रोजगार दिया गया है, तो आप उन लोगों को रोजगार दे दें ताकि वो एक सिस्टम कौमी धारे में आ जाएं, उस इलाके की सेफ्टी इनके हवाले कर दें। या फिर आर्मी जो है वो अपनी करती है, जो कश्ती रानी और दूसरी चीजें जो है वोटिंग वगैरह करती है, तो वो इन जजायर को वो ले ले, आर्मी कंट्रोल कर ले, बड़ी अच्छी बात की है, ताकि ये सारा मामले खत्म हो जाए। इस बात से मैं महमूद भाई की तरफ जाऊंगा। महमूद भाई, फराद भाई ने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो जनरेट किया है कि उनकी सलाह भी हो सकती है, उन्हें डेवलप भी किया जा सकता है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अली भाई ये बड़ी अच्छी बात की फरहान भाई, ये तस्वीर का एक दूसरा रुख है, इसको हम डिबेट नहीं करते या डरते हुए नहीं करते या वैसे, हालांकि ये ग्राउंड रियलिटी है। और आपको याद है जब छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने हथियार डाले थे, बिल्कुल उनको मौका भी दिया था हमारे जो अदारे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बलूचिस्तान की तरफ जाएं, वहां पर जो पहाड़ों के ऊपर फरारी जो सारे हैं उन्होंने भी हथियार डाले हैं, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो हम अमन की बात करते हैं, अमन जिरगे की बात करते हैं, तो ये हमारे जो बड़े हैं, मैं समझता हूं ये बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर मखदूम मोहम्मद महमूद साहब का नाम लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रईस महबूब का नाम लेना चाहता हूँ, रईस मुनीर साहब का, अजहर लगारी साहब का, ये मैं बड़े MNS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस वसीम में रहते हैं और ये मेरा ख्याल है कि ये बेहतर अंदाज से उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं, उनसे बैठकर बात की जाए कि आप हथियार जो है वो नीचे रखें और कौमी धारे में आए, तो उनसे ये डिबेट भी की जा सकती है, स्टैंडिंग से डिबेट हो सकती है। देखिए ना, अगर हमने कोशिश करके देख लिया पिछले 20-25 साल से और पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो कम से कम उस सेकंड ऑप्शन पर भी तो गौर किया जाए ना। सेकंड ऑप्शन और उसमें ये है कि उनके साथ फिर मुज़ाकरात कर लिए जाए, और अगर ये भी ना हो तो फिर तो मैं यही कहूँगा भाई जी सानू कोई रियायती रेट लै दो कि साडे जेडे बच्चे चुके जाते हैं तो उन्होंने यार चलो मेहरबानी करो, नहीं ये बड़ा उसका कोई कम से कम जो कहते हैं ना जी, फिर यही कर सकते हैं हम शहरी, और क्या करें फिर बेबस। ऐसा टॉपिक है फरहान भाई ने जो बताया है, इसके ऊपर मैं फराज साहब की भी राय लेना चाहूंगा कि फराज भाई आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मुज़ाकरात में अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो मुज़ाकरात के साथ क्यों नहीं कोशिश की जाता मैं है? ये समझता हूँ अली भाई कि पिछले 21 साल से ना जो भी DPO आया है उसने आके उसको पूरा बजट दिया, अवाम ने भी हिस्सा मिलाया है, अवाम ने भी पैसे दिए, अवाम ने खाने दिए, बहुत तकलीफें उठाई हैं वहां, कच्चे तक झंडे लगा के आए हैं वो, इस हाथ का बात किए वो। हमने ये देखा कि कुछ भी नहीं कर सके वो। मैं भी जाती तौर पे ये चाहता हूँ कि जो 3 अरब रुपया ये कहते हैं कि इस साल जो है ना वो कच्चे के लिए उन्होंने दिया है या उन्होंने बजट में वो रखा है या देना है या दे दिया है, वो 3 अरब रुपया में तकसीम कर दो। 40-50 आदमी है ना, उनको बेहतरीन साथ का पद बुलाएं, उनको माफी दें, तो माफी देने के बाद उनको जनाब अगर आप नहीं लड़ सकते, और मैं ये समझता हूँ 200% इनकी बस की बात नहीं है, कत्ती तौर पे इनकी बस की बात नहीं सर कि सारा दिन। अब मैं अंदाजा लगाएं कि इन लोगों ने लड़ना है, आपको मैं क्या बताऊं, आप या तो पूरा प्रोग्राम एक करें ना पुलिस के ऊपर, मैं आपको बताऊं इन लोगों ने बेचारों ने क्या लड़ना है। सुबह उठते हैं वो 24 घंटे वो हालत चल में, उन्होंने नहीं पता हाई कोर्ट जाना है, उन्होंने नहीं पता सेशन कोर्ट जाना है, 12-12 घंटे वो हाई कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, फिर पेशी पड़ती है, घर वापस आ जाते हैं, घर आके सोते फोन आ जाता है जी 15 में फोन आ गया, चलो भाई। इन बेचारों ने क्या लड़ना है, कोई चीज नहीं है उनके पास, सब झूठ फ्रॉड और फरेब है। देखे 5 पुलिस वाले शहीद हो गए, ठीक है, 2 दिन इनका रोना था, कहाँ गए? 12-13 पहले शहीद हो गए, 12-13 पहले शहीद हो गए थे वो बेचारे, लावारिसों की तरह शहीद हुए, कहाँ है उनका खून? ये कुछ नहीं कर सकते। आप मेहरबानी, अब आवाम को चाहिए कि हम सबको चाहिए मिलके कि हम अमन जिरगा बुलाएं, अमन जिरगा बुला के और मेहरबानी करेंगे कि इन डाकों को माफी दे, जैसे आप बलूचिस्तान वालों को दे रहे हैं, TTP वालों को दिया है या जिनको भी दे रहे हैं, पूरा दुनिया देती है। अफगानिस्तान दोबारा बहाल नहीं होता, ये मैं बात दुनिया देती है। ये मैं बात आपसे डिस्कस करूंगा, ये बात मैं महमूद साहब की तरफ लेके जाऊंगा। महमूद साहब, आप अक्सर अमन जरगे की बात करते हैं, आप अमन जरगा करना किसके साथ चाहते हैं? अमन जिरगा देखें जी, उनसे करेंगे हम कमजोर हैसियत में है, हम जो शहरी है, बिल्कुल जिस तरह फरहाद भाई ने बात की कि ताकतवर हल्के कौन है, या पुलिस है या हमारे सियासतदान है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बात की, ये हमारे जितने भी बड़े घर हैं इनका बड़े एहतराम है, इनका असर और रसूख है, सादकाबाद की अवाम इनको वोट देती है, सबसे पहले वो सारे आकर हारने वाले और जीतने वाले यक जुबान होकर सादिकाबाद की अवाम के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। और दूसरा है कि हम सारे लोग हैं जो भी हमारे चेयरमैन हैं जिला काउंसिलों के, और जीतने वाले और हारने वाले, उनकी भी बड़ी बात होती है। उसके अलावा शहर के आइकॉन्स
शहरी तंजीमें, ताजर तंजीमें वो इकट्ठी हों, हमारे जो पुलिस के जितने जुम्मेदारान हैं वो हमारे दरमियान में बैठे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और हमें बताएं कि उसका हल क्या है। ठीक है, जिरगा तो यही होता है ना, जिससे दुख और तकलीफ है वो पूछता है कि भाई ਇਹਦਾ हाल दसो, बिल्कुल इसी तरह। चोरी जिथे जा रही है उते अगे पैरा टोरो या साड़ी चोरी दियो। हमारा तो एक ही सवाल है कि हमारे बच्चे जो है ना जी वो उठाए जा रहे हैं। इसी तरह। ठीक है, एक ही आता है, ठीक है, और दो वो वापस आते हैं, फिर दो उठा लिए जाती है, वो सिलसिला थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा। और जब मैं इसका क्या असर पड़ रहा है, जिस तरह मैंने पहले बात की है, मैं मिसाल दूंगा आपको एक जैकबाबाद शहर की। सिंध का शहर था, वो बहुत बड़ा तजारती मरकज था, वहां पर भी यही डर खौफ की फिजा थी, अगवा बराए तावान, भत्ते की पर्चियां। सूर्य आपकी बात काट रहा हूँ, जो हालात इस टाइम सारकाबाद के बन गए हुए हैं, हाँ। ऐसा पहले वहां के सेम हालात। सेम हालात थे। बिल्कुल। वो लोग क्या हुआ कि हैदराबाद और कराची शिफ्ट हो गए, वहां की ताजर कम्युनिटी, लोगों ने जायदादें बेचने शुरू कर दी। तो मुझे डर है कि अगर हमारे सियासी लोग, हमारी सारी तंजीमें और शहर के लोग ना जागे तो खुदा ना खास्ता ये शहर जो है ये उस बदअमनी का शिकार ना हो जाए जो जैकबाबाद है। पुराने आप, मैं आपको बताऊंगा भाई, आप समझ जगह के हवाले से क्या कह रहे हैं? अमन जगह होना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब नौश आते हुई थी इधर माही चौक में, तो वहां पे मधु मेमन वो सामने झगड़ा किया था, सुना था, उनकी बात सुनी जाती है। बड़े हैं हमारे जिले के, बहुत बंदे हैं जो पूरे जिले में जहां से भी चाहे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी एक विड्थ है, तो उनको चाहिए आगे बढ़े दोबारा। इतने संगीन हालात में इससे ज्यादा और कुछ नहीं हालात की खराबी हो सकती। इतने ज्यादा संगीन हालात में भी अगर वो जो है ना बोले, तभी तो उनकी इंतसास थी, लेकिन पता चला है कि वो आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो जरूर इसके ऊपर बात काम करेंगे। बाकी जो है अंजुमन शहरियां ने पूरी अपनी मूव दिखाई है, अहमद आदरा ने भी इसको सपोर्ट किया है, तो बाकी सियासी लोग भी इसको सपोर्ट करें। एक होना चाहिए, ताकि मुख्तम समाज साहब ने भी यही तजवीज दी थी कि इन सबको एक सिस्टम में लाना चाहिए। और मैं तो- यहाँ पर आपकी बात को आगे चलाऊंगा। अगर मैं नाम ना लूं तो बड़ी ज्यादती होगी। हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब हमारे अंजुमन शहरियान के जो सदर हैं, उन्होंने बड़ी जुर्रत और दलेरी का सबूत दिया, और इससे पहले भी उन्होंने, आपने देखा होगा हमेशा किया। कि जो, और उसका उन्होंने खमियाजा भुगतना पड़ा। उनको पूरे घर की सिक्योरिटी के ऊपर मुझे पता है कि 2 से 3 लाख रुपए उन्हें महाना जो है वो भरना पड़ा। ठीक, और अब भी जो है आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फेस वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनकी टीम में शामिल हैं। लेकिन फिर वही अलमिया है कि कोई भी साथ आकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, और हर बंदा जो है वो कहता है जी नहीं, जेड़ा अगे हो गया बस वही हो गया, असी मैं तुहाडे नाल हां। बैक एंड पे हर बंदा बैक एंड पे रह के सिर्फ हालात सुन, जो बंदा काम करेगा ना, तरकीब उसके ऊपर होगी भाई, ये फार्मूला है। मतलब कोई, जो लोग काम नहीं कर रहे, जो अंजुमन या ताजरे सोए हुए हैं, तंजीमें सोई हुई हैं, या बाकी सिविल सोसाइटी सोई हुई है, उनको कोई नहीं पूछेगा। जो प्रोग्राम करता है, जो बैठता है, जो बात करता है, लोग यही कह रहे होते हैं आया फोटो सेशन किया, सेल्फी, वो भाई चीज को उठाना है ना। जो बंदा बोल रहा है उसको हौसला अफजाई करो ना। जो आगे आएगा। हाँ, जो मतलब बोल रहा है, जो आपकी आवाज को राइज कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करो। अब यहाँ पे पोजिशन ये होती है कि लोग जो है अपना मसला जो है ना बयान करते हैं, जी हमें जी ये हमारा मामला है, इसको हाईलाइट करें। हम बोलते हैं जी आओ हमारे साथ बैठ के बात करो, अपना मुद्दा बयान करो। नहीं जी नहीं, हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी, आप कर लो। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मसला। मतलब ये है कि आपकी दुश्मनी पड़ जाएगी, बात हम कर लें। मतलब हाँ, आप कर ले। हाँ, ताकि हमारी दुश्मनी पड़ जाए, खैर है, आपकी दुश्मनी ना पड़े। वो भी अच्छे लोग। लोग नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, डाकू की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कि ओवरऑल डाकू लोग जो है वो पुलिस के खिलाफ भी बोलने से, और भी इदारों के खिलाफ बोलने से, जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं तो वो उनसे बोलने से कतराते हैं। वो ये कहते हैं जी मीडिया पर्सन बात कर ले। लेकिन हम वापस आ सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अमन जिरगी की तरह अब जैसे हालात बन चुके हैं, ये अब आम आदमी जो है ना वो अमन जिरगी की बात करे तो सियासतदानों को चाहिए सबसे पहले वो अपनी कौम के दिमाग में लेते हैं, उनको वोट लिए जिन्होंने समझी में बचाया। मैं ये समझता हूँ कि सारे सबसे पहले सियासी लोग, चाहे वो जीते हो चाहे वो हारे, उसके बाद हमारी जितनी ताज़ा तंजीमें हैं वो पहले वो एक जगह पर बैठ जाओ सर, बैठ के हर बंदे को ओपन फोरम मिले। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, चाहे 4 दिन लग जाए, उसमें 3-3 घंटे का टाइम रख के पर डे उसको 4 दिनों में खत्म करें। हर बंदे की बात सुने, हर बंदे की जो है ना सजेशन ले कि कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं, इसके उसके ऊपर वो 4-5 लोगों की कमेटी बन जाए। वो बात ये है भाई कि कोई बंदा जो है ना वो दिल्ली के
गले में घंटी कौन बांधे? भाई कोई नहीं बांधना चाहता, मैं सबसे बड़ा अलमिया ये है। मैं कहता हूँ मैं आगे हूँ, ठीक है। कोई मसला नहीं है सर, इनका हक है, अगर ये हक अदा नहीं कर सकते तो हम आगे हो, तब हमारे प्रोग्राम बैठे हुए भाई साहब बैठे हम आगे होने को तैयार हैं भाई, हम हर तरीके का सीना आगे करते हैं। ओ भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसीलिए हमें ये दुनिया दी, ये अमन के लिए दुनिया है, रहमतुल आलमीन है हमारे नबी। ये उन डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि भाईजान बात ये है कि आपने भी कब्र में जाके साफ लेना, हमने अकेले नहीं देना। मियां साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप मानते हैं कि डाकू असल में एक कारोबार है जिसमें बंदूक, नोट और वोट सबका हिस्सा है? बिल्कुल ऐसे ही हम अब तो हम हमें उस पर यकीन हो चला है कि बंदूक भी शामिल है, नोट भी शामिल है और वोट भी शामिल है। वो तो आप एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। देखिए आपके सामने है, अगर उसमें सिर्फ बंदूकें शामिल है तो वोट वाले किधर, नोटों वाले किधर? सारे शामिल है, खामोश है ना। बिल्कुल। जब नोटों से, असले से, सब की तरफ से खामोशी है तो समझ ले सबके इसमें अपना कारोबार है। फरहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? रजामंदी, खामोशी रजामंदी समझे ना आप, मतलब आपकी खामोशी जो है वो रजामंदी में आ गई ना वो, इसको समझे। बोलने को तैयार नहीं, कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई अवाम की आवाज आगे पहुंचाने को तैयार नहीं, या तो वो, मैं नहीं समझता वो खौफजदा है, मैं नहीं समझता वो डरते हैं, कोई ऐसा डर नहीं है यार, कोई ऐसा खौफ नहीं है साहब का वहाँ। बिल्कुल ठीक है ना, इन्होंने खौफ पैदा किया हुआ, क्यों? कि जब बड़े नहीं बोलेंगे और मेरा कोई बड़ा हो वो ना बोले तो मैं क्या बोलूंगा? अब जुल्म देख रहे हैं, मैं छोटा हूं, वो बड़े नहीं बोल रहे, बड़ों को क्या हो गया? सर उन्होंने एंजॉय किया साथ का बाद की सियासत का यार, 25-30 साल, 40 साल हो गए, उन्होंने एंजॉय किया है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो हमेशा एक दो बंदे आके एक वोट देके एमएलए बना के एमपी बना के भेजे। अब अवाम को भी सोचना चाहिए, अगर ये जिरकों में नहीं आते ना, अमन जिरके में ये सियासतदान नहीं आते, फिर अवाम भी अपने आप से एक दफा वादा कर ले कि मर जाएंगे इनको वोट। असल में यही मैं बात करने जा रहा हूँ कि सियासतदान कहते हैं कि अदारे नाकाम, ठीक है, इसी तरह कहते हैं ना, सियासतदान तो यही कहते हैं ना कि अदारों की नाकामी है इस सारे सिनेरियो में। सर अगर सियासतदान ये कहते हैं कि दारों की नाकामी, तो बोले ना, तो कहते हैं, कहाँ कहते हैं? बोले एमएलए, बोले अजहर खान लगारी साहब, बोले सजाद अहमद बड़ैच साहब, बोले खड़ा हो गए भाई ये अदारे नाकाम, अदारे पुलिस वालों को ना कहे ना। मैं इसी पर जानना चाह रहा था कि इदारे या इंतजामिया जो है वो तो हुकूमत के मातहत है और हुकूमत है सियासतदानों की, असल नाकाम कौन है? अली भाई हमारी ताकत है सियासत में, इंतजामिया भी हमारी ताकत है, कोई नहीं सुनता है इंतजामिया में। आप डीसीओ के कमरे में चले जाएं, कोई आप नहीं सुनता, आप डीपीओ के कमरे में चले जाएं, कोई आपकी नहीं सुनता, आप असिस्टेंट कमिश्नर के कमरे में चले जाएं, आप एएसपी के कमरे में चले जाएं, कोई आपकी नहीं सुनता। हाँ, किसी सियासतदान जैसा भी जालिम सियासतदान है, प्यारा है, अच्छा, आप उसके पास जाए वो सुनता है आपके। हम अपना रौनक सियासतदानों के पास ही रो सकते हैं, इन अफसरों के पास ही रो सकते हैं। वो तो 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, एक गाड़ी अपनी है, 3 गाड़ियों की है, वो गुजर के हो जाती है, उन्हें कोई परवाह नहीं। हमसे देखिए डीपीओ एक है ना, 2 महीने है, 3 महीने चला गया, ऐसे डीसीओ है, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हमारा रिलेशन है हमारे सियासतदानों से, इन अवामी नुमाइंदों से, या हमारी तंजीमों से, अंजुमन ताज़ा के नीचे जितनी तंजीमें उनसे हमारे वाबत है, वो हमारी आवाज बने। जब तक अली भाई वो आवाज नहीं बनेंगे, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। शहर का अमन खराब हो तो महमूद भाई सबसे ज्यादा नुकसान बिजनेस को होता है। इस तरह की फिजा में जिसमें अमन ही ना हो तो कारोबार कैसे होगा? जी भाई देखें, जब भी कोई मुश्किल हालात होते हैं या कोई इमरजेंसी होती है तो 2 तरह के तबके होते हैं, एक तमाशा देखने वाला और एक कोशिश करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमने अंजुमन शहरियान के प्लेटफार्म से कोशिश करने वालों में शामिल हुए हैं। हमने आपका जो सेफ सिटी का मंसूबा है, ये शहर को महफूज बनाने के लिए हमने रखा था। ये पूरे पाकिस्तान में मिसाल है कि सिविल सोसाइटी ने अपनी मदद आपके तहत 1 मिलियन से ये खड़ा किया और आज तक चल रहा है। आप भी सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो अंजुमन शहरियान है। सिर्फ की बात है कि उस के जो रूलिंग हुआ है वो आज प्रोग्राम में मौजूद है, फरहान साहब हैं, आप हैं, मियां फरहान साहब हैं। बिल्कुल, हम सब उस टीम का हिस्सा थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे जितने भी साथी थे, मैं अगर हाफिज रज़ाक का नाम ला लूं, शफीक पप्पा साहब है, इकबाल हफीज साहब हैं, उसके सबसे ज्यादा अख्तर अलियास साहब, मियां मसूद साहब, और एक जो उसको अभी तक रन कर रहा है, अगर वो ना होता तो शायद ये जैम हो जाता, वो राना आलम शेर। मैं उसे खराज तहसीन पेश करूंगा अपने भाई को। तो मकसद ये था, आपने जो सवाल पूछा था कि हम तो अपने तई अपना हक अदा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिरके की बात भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि शहर के लोग जो हैं उसमें बैठे और अपना अपना हिस्सा डालें, और ये बड़ा जरूरी है। सेफ सिटी के साथ साथ सैलाब पर भी बड़ा काम किया है, काफी अच्छे से करती आ रही है अंजुमन शहरियां।
इस हवाले से इस साल भी सैलाब पर काम कर रही है अंजुमन शहरियां? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि कच्चे के हवाले से वही फिर बात आ जाती है कि इस दफा यकीन जाने कि मैंने कुछ लोगों से बात की कि यार हमारे अब यहाँ कच्चे में पानी आ गया है, तो फिर वही कहते महमूद साहब वो जरा सामान लेके जाना ना सानू भी बन लेंगे। अब ये भी एक मसला है कि उनके तक इमदाद पहुंचानी है, तो फिर वही डाकुओं का डर खौफ आड़े आ रहा है। तो कम अज कम हमें तो हर तरफ नुकसान ही नुकसान है ना जी उसका, कि लोगों के अंदर खैर का जज्बा है। और कल भी पूछ रहे थे कि यार इस मामले में बैठे, और चैम्बर ने भी अच्छी मूव की है क्योंकि अपना जो है वो एक बजट जो होता है उनका सालाना एजीएम का, वो कहते हैं कि खाने की बजाय वहां भेजा जाए, एक अच्छा इकदाम है, बिल्कुल सीधा। हम भी करना चाहते हैं। लेकिन फिर वही कि इस डर खौफ की जो फिजा है इसे तोड़ने के लिए अमली इकदाम किए जाए। फरहान भाई, आप इधर मोहब्बत, आप इससे रात के बारे में बताओ, आपका तो आना जाना रहता है मीडिया के हवाले से कच्चे में भी, तो क्या सूरत हाल है वहां पे? अभी मंचलबत पे काम चल रहा है, डाकू फायरिंग कर रहे हैं काम रोकने के लिए सबके सामने। आज जो है वहाँ राब्ता किया कि भाई जो है दरिया के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट करनी है, जाके कोई फ्लड की फुटेज वगैरह बनवानी है। तो उन्होंने कहा जी कि इंतजामिया की जानब से कहा गया कि बावजह डाकू कश्तियों की मूवमेंट जो है सरकारी कश्तियों की वो नहीं है वहां पे। तो ये तो हालात हैं। सादकाबाद का सरकारी नक्शा जारी है जिसके ऊपर 10 से 12 ऐसे मकामात हैं जो नो गो एरिया डिक्लेयर किए गए हैं। पंजाब में नो गो एरिया जो है सादकाबाद में है, पूरे पंजाब में शायद बात तस्वीर होगी। पंजाब में ऑन रिकॉर्ड सरकारी सतह पे जो है वो लिखा गया है कि डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है मौदा जाज इलाके हैं जो है इनके कुछ हिस्से ये वाले जो है वो नो गो एरिया है। तो पीछे क्या रह गया? साथ में आपको नहीं लगता कि यार हम लोग शहरी तो लोग तो फिर भी उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, सैलाब की कंडीशन में है, तो अगर डाकू नहीं है तो उनको बहुत सारे लोग वहां पर इस कंडीशन में फंसे हुए ना, तो इसके बावजूद अगर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। अली भाई, आज भी मेरी बहन है, बड़े अच्छे दौर से वडेरे हैं, हमसे बात हुई है अच्छी खास में। वो लोग खुद खूब ज्यादा ईमानदारी के साथ अच्छे अच्छे दोस्तों की वालदा या वालद होते हैं, फातिहा खाने कहने लगा से उन्होंने कहा है कि भाई हम आपके पास आ जाएंगे, आपके दफ्तर में बैठ के आप दुआ करेंगे, आप लोग ना आए, आप हमारी इज्जत हैं। ये उनको ही बात कर रहा हूँ जो उनके कौमी भाई हैं। कोई भी कौम से रिलेशन है ना, रिलेशन है, मतलब 10-15 कौमें, 10-15 कौमों से ही डाकू है, ऐसी बात नहीं है, कोई एक कौम नहीं है वहां पर। बिल्कुल सीधा रहेंगे। और दूसरी, मैं अभी बस अचानक ही जहन में आ गया, हमारी जो बीसी है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, अच्छा वो मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसराइल है और हम सब फलस्तीनी। हमारा लोग नहीं करना। हाँ जी, लोग नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो इसराइल है और हम फलस्तीनी है। अमन कमेटी और मैं बताता हूँ आपको, वो जितनी बेहिसी उनकी है ना, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक मीटिंग नहीं, एक बात नहीं, कभी उन्होंने इस पे इजलास नहीं बुलाया। इतने बुरे हालात हैं, कभी वो डीपी के पास एहतजाज नहीं गए, डीसी के पास नहीं गए, कोई इसके ऊपर उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। मैं तो हैरान हूँ। ऐसे 3000 वोट हैं तकरीबन कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास, इंडिया चैम्बर का। हाँ डिस्ट्रिक्ट के, और जिसमें कम से कम नहीं तो 1000 हम लोग हैं सादकाबाद में। अमन के हवाले से कहना चाह रहे हैं कि आप एक सर कुछ भी नहीं, हमने उनकी कभी अपना टॉक नहीं सुनी, चेयरमैन साहब की या सदर साहब जो भी हुए। और उसके अलावा मैं अमन कमेटी तो आपको बताऊं हकीकत में वो चंद प्यादे हैं अमन कमेटी के, वो चुने गए हैं, वो पुलिस वालों ने चुनाए हैं या किसी तंजीमों ने चुनाए या वो सियासी लोग वो रख देते हैं उधर। वो साल 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, बड़े थे वो छोटे आ गए हैं, उनकी औलादें आ गई, बस वो जाते हैं, फोटो सेशन होता है, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, वो घर वापस आए थे। उनकी जरूरत है हमारे कमेटी वाले को कि डीपीओ को कोई डेप्यूटेशन दे, एएसपी को कोई डेप्यूटेशन दे, नहीं सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे। उन्होंने बताना कि हमने ये काम कर दिया है सर, वो मैं कहता हूँ डीपीओ भी ना बैठ रहे, उसे सब कुछ दे दें, चाय वगैरह देकर वो घर भेजें। ये है हमारी अमन कमेटी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा वो बड़ा जा रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन मैं जी, मेरा ग्रुप है और मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूं, और नो डाउट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं समझता हूं कि जिला भर का जो ताजर बरादरी का सबसे बड़ा ईवान है, और यकीनन उसकी आवाज जो होती है बड़ी मौसर होती है। और अगवा बराए तावान के हवाले से मेरी इतला के मुताबिक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वलीद साहब, उन्होंने लेटर लिखी हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वजीर आला को, वजीर दाखिला को, और ये एफर्ट्स हुई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एफर्ट्स कम, और सादकाबाद के मेंबरान ये समझते हैं कि इसके लिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस नहीं लेती होती, इसलिए उनको अज खुद जो है वो फौरी तौर पर हंगामी इजलास जो है ना वो बुलाना चाहिए, और इसके ऊपर जो है
डिबेट होनी चाहिए, डीपीओ साहब को फौरी तौर पर जो है वो चैम्बर के अंदर बुलवाना चाहिए। और क्योंकि देखें ना कि इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि हमारे पहले 4 से 5 लोग जो है वो अगवा हुए, सी पैक वो भी सादकाबाद की हदूद के अंदर इतना बड़ा वाकया हुआ, और 11 जो पाकिस्तानी हमारे जो मेहमान थे हमारे एरिया से गुजर रहे थे उन्हें उठा लिया गया। ठीक है, बड़ा पूरा इम्पैक्ट गया ओवरऑल हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि खामोशी जो है ना जी वो यकीनन तशवीशनाक है, और मेरी गुजारिश होगी अपने जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं कि इसको फौरी तौर पर जो है वो संजीदा अंदाज से लिया जाए, और ताकि हमारी जान माल और इज्जत की जो है ना जी वो हिफाजत के लिए जो है वो चैम्बर की तरफ से एक मुस्बत आवाज जो है वो मजीद उसमें तकवीयत आनी चाहिए। मियां साहब का जो गिला है वो दुरुस्त है। हाँ, यकीनन मियां साहब अपना गिला करने का हक महफूज रखते हैं और उन्होंने किया भी है। काजी साहब आपकी तरफ आएंगे, जुराइम बढ़ने की वजह क्या है? जुर्म बढ़ने की वजह यही है कि जो हमारे जो उलमा किराम है, नेकी का एक नेकी बता के जन्नतों बचा देते हैं, लेकिन गुनाह के मुतल्लक उसकी सजा के बारे में नहीं बताते। अगर गुनाह की सजा के मुतल्लक बताया जाए कि जो भी जुर्म करने वाला उसको ये मालूम होगा कि जब मैं किसी भी मुसलमान के साथ या किसी भी इंसानियत के साथ या किसी भी मखलूक खुदा के साथ अगर ये गुनाह करूंगा और उसकी मुझे कल बरोज़ क़यामत और दुनिया में ये सजा भी मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि गुनाह करने वाला एक मरतबा जरूर सोचेगा कि मैं ये गुनाह ना करूं। हमारे उलमा सही तशरीह कर पा रहे, लेकिन हमारे अमन कमेटी के बहुत सारे उलमा कराम हैं, वो मतलब दावे तो बड़े बड़े करते हैं जी जी। लेकिन वो अमन पर बात करने से हमारे उलमा किराम जो अमन कमेटी के मेंबरान है, जो वो सिर्फ नाम का अमन कमेटी के मेंबरान है, सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ फोटो सेक्शन के लिए, सिर्फ उतनी हद तक ये मेंबरान है। कभी आज तक उन्होंने अमन के मुतालिक कोई भी बयान ऐसा नहीं। फरहान भाई, आप प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, इस हवाले से आपका भी अक्सर अमन कमेटी के मेंबरान और हमारे उलमा किराम से वास्ता रहता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे जो उलमा किराम हैं बड़े बड़े हो रहे हैं, करवा रहे होते हैं, लेकिन अमन के नाम पर बात करने से भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अमन पर बात नहीं कर रहे। और ये लास्ट टाइम जब अमन कमेटी का इजलास हुआ था तो फिर हमने उनकी पिक लेके फोटो लगाया था, खबर भी शायद ये लगाई थी कि इनको सादकाबाद के अमन से कोई सरोकार नहीं। सादकाबाद के नुमाइंदे सादकाबाद से जाके डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा ये हकीकत है। असल बात यह है कि जब तक हकीकी लोग की जो नुमाइंदे हैं वो अमन कमेटी में नहीं आएंगे तब तक यही सूरत रहेगी। फरहान भाई, मौलाना साहबान पर, ताजरान पर और सियासतदानों पर सब पर उंगली उठती है, लेकिन मीडिया हमेशा खुद को मासूम जाहिर करता है। क्या आप ये हकीकत लोगों को वाज़िया कर पाएंगे कि मीडिया चौथा सतून है, हालांकि यही सतून जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर और बिका हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक प्रोग्राम होता है 4 से 6 घंटे का, मीडिया के रिपोर्टर आते हैं, खड़े होते हैं, कैमरामैन खड़ा है, रिपोर्टर खड़ा है, उसकी कवरेज कर रहा है, रोड पे एहतजाज हो रहा है, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, सदर आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, गरीब आदमी का मसला है, रिपोर्टर खड़ा है, उसकी कवरेज कर रहा है। एक किसी बंदे का जलसा है, अपने वसाइल से जाते हैं, कवरेज करते हैं, वापस आते हैं, कैमरामैन को भी पहले से तनख्वाह देते हैं। कभी रिपोर्टर से ये पूछा है कि भाई आपकी उजरत क्या बनी है? कभी रिपोर्टर से किसी ने सवाल किया कि आपकी कोई तनख्वाह है, आपको जो है कहाँ से मतलब इनकम आनी है? ये वो मजदूर है जो चौथा स्टेट का पिलर तो चौथा कहलाता है, जिसकी उजरत ही नहीं है, जिसके कोई ऐसे मामला ही नहीं है। इसको जो है ईदी के नाम पे साल बाद को 10-20 हजार रुपए दे देते हैं, लेकिन जो 10-20 हजार भी देते हैं साल में उससे ज्यादा कई गुना हम उसके ऊपर पैसे लगा चुके होते हैं उनकी कवरेज पे जा जाके। लेकिन ये आपकी बात सही है, हमारा अमन बैठक जो है वो अमन की है, मैं डिबेट पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ सहाफी जो है उन्होंने इस पेशे को वाकई ही बदनाम की है? वो ऐसे नहीं, वो साफी नहीं होते, साफी पेशे को बदनाम नहीं करता। वो कौन है? वो सहाफत की आड़ में कोई बंदा, सहाफत की आड़ ऐसे अब तो हर बंदा ही जो है वो, अब तो हर बंदे मोबाइल पे साफी है, वो कुछ भी नहीं आ रहा तो अपने आप को साफी कहला रहा है। अब तो जो है इसकी जो है शिनाख्त करना ही है हमारे लिए, अपने लिए मुश्किल होता है कि बाद बंदे मिलते हैं, कहते हैं जी हम भी रिपोर्टर हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है बिस्मिल्लाह आप भी हैं, जहाँ जो है इतने लोग पहले हैं तो आप भी आ जाएं। तो मेरे से ये होता है कि इसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जैसे बार काउंसिल है, इनका चेक एंड बैलेंस है, इसी तरह साफियों का भी होना चाहिए, लेकिन ये कोई इदारा को सिस्टम ऐसा वाजे नहीं हुकूमत की तरफ से, तो ना ही ये कोई इसकी कैद है कि भाई कैसे बनेगा। तो अब तो जो है बस जाएं आप, जो है वो मोबाइल उठाएं, जाके कवरेज कवरेज करें, आप साफी हैं। हाँ बस। मियां साहब आपकी तरफ आएंगे,
डाकू रात के वक्त निकलते हैं और हमारे शहर के बड़े दिन के वक्त भी गायब हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो दिन के वक्त गायब रहकर फायदा उठा रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हूँ ऐसा। आपके सामने हूँ, जितनी दफा आपने कहा है या मेरे दोस्तों ने कहा है, हमने अपने सादकाबाद के लिए दिलो जान के साथ आवाज बुलंद की, और जो अवाम जो सुध अपना अमन के लिए जो बातें हैं, अमन के लिए जो कोशिश है, उसकी कोशिश की है, और उस पर आपको हमने ये भी बताया कि किस तरह अमल लाया जा सकता है सादकाबाद। तो जो दिन की खामोशी वाले लोग हैं, वो याद रखिएगा, वो मुजरमाना खामोशी, वो दुनिया के भी देनदार है, आखिरत के भी। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ताकत दी, उसका हक है वो उतनी ताकत के साथ अवाम की नुमाइंदा बने, अवाम की आवाज। अगर मुझे मेरे अल्लाह ताला ने, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं तहसील सादकाबाद की आवाज हूँ, खुदा की कसम मैं हमेशा बनता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने ये ताकत दी हुई, ये लाजमी थोड़ी है कि मैं MP या MNA हूँ। मैं तो अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए, अपने इसकी आखिरत के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। जब ये आप सोचेंगे ना आखिरत के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप सब आवाज उठाने वाले बने। इंशाल्लाह ताला। इसी से मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। शहर भर में खौफ है, गलियों में डाकू है, इंतजामिया नाकाम है और शहर भर में अंजुमन आम है। अवाम आपसे ये पूछती है, आप लोगों से मुराद मेरा वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत करने से माजरत की, कि हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए जब सियासतदान नहीं सुधर रहे और अंजुमनें नहीं सुधर रही, तो अवाम को चाहिए खुद को सुधर, अवाम को चाहिए कि खुद आवाज बन जाए। यार एक दफा निकल आए, जुम्मे की नमाज पढ़ के सारे लोग, ना कोई क्यादत करे, कोई मसला, जुम्मे की नमाज पढ़ के सब लोग एक दफा आ जाए अपना मिलाद चौकी पर, पूरा शहर एक आ जाए, हम आवाज हो जाए, कुछ ना कहे, वहां आके बैठ जाए, 5 मिनट बैठ के घर वापस चले। खुदा की कसम आप देखना चाहिए ना सर, देखे ना जब हम हमारे सदन नहीं सुन रहे, मिसाल के कोई भी नहीं सुन, मेरा कोई मसला हो, मेरा कोई भी ना सुने, मैं कोशिश तो करता हूँ, कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, कोई मोची हो, कोई नाई हो, गरीब से गरीब हो, रेडी वाला हो, कोई जब कोई उसका नहीं सुनता, अल्लाह मियाँ उस पर भी रहमत करता है, उसका भी काम होता है। बट जब वो आवाज बुलंद करता है, जब वो कोशिश करता है, जब वो कदम उठाता है, हमारी आवाम तो कदम भी नहीं उठाए। तो इसमें किसी जगह पे नेग्लिजेंसी है आवाम की भी, मैं क्या अपने हक के लिए सर जी, मैं कहता हूँ जुम्मे का इज्तिमा सबसे बड़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बजे का ऐलान करें, सारे उठे, एक दफा छोनी ग्राउंड में आ गए, सिर्फ ऐसे हाथ खड़ा करके वीडियो बना के घर वापस चले। अगली दफा देखें आप इंशाल्लाह ताला, यही सारा पंजाब के हो गए ना इधर हमारे रोडों के ऊपर। महमूद भाई आपकी तरफ आऊंगा, अमन कैसे आएगा? आपके पास क्या हल है इसका? देखें जी, मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ, मायूसी वैसे भी गुनाह है, और देखिए ये हमारा शहर है, हमें तो कहीं नहीं जाना, हमारे वालिदैन भी यहाँ दफन है, हमें भी यहाँ दफन होना है, तो हमें तो अपने शहर से बड़ा प्यार है। तो अल्लाह के फजल से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब मैं जो पहले बात की थी कि अकेला एक बंदे की एक आवाज होती है, लेकिन आपने महसूस किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शोर जो है ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये शोर बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह ताला अमन का शोर जो है ना जी वो गूंजेगा, और हमारा जो स्लोगन है कि सादकाबाद को अमन दो, मैं समझता हूँ, मुझे अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये ख्वाब शर्मिंदा तबीर होने वाला है। फरहान भाई, जिस तरह महमूद भाई ने या मियाँ साहब ने जिक्र किया कि अवाम को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके ख्याल में अवाम, सियासतदान या इंतजामिया अमन कैसे लाएगी? आपके पास क्या तजावीज है? ये बेसों का शहर है, यहाँ पे लोग मायूसी वाली बातें कर, अभी तो शुरू की ना बात, ये बेसों का शहर है, यहाँ पे जो है आप जितना मर्जी जुर्म बढ़ाते जाएं, यहाँ पे लोग सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर दी, कमेंट्स कर दिए, समझते हमने अपना हिस्सा अदा कर दिया, हमने मन में हिस्सा डाल दिया, अमल में ये किसी भी काम में हमने अपना हिस्सा डाल दिया। दूसरी बात यह है कि हकीकी मायनों में इस शहर को ऑन करने को कोई बंदा तैयार नहीं है, या हकीकी क़यादत इस वक्त हमें दस्तयाब ही नहीं है कि जो बंदा इस शहर के लिए खड़ा हो और जिसके पीछे पब्लिक खड़ी हो। ये लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा, हम लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके पीछे खड़े होंगे। लोगों को भी एक स्टेज पे खड़ा इकट्ठा होना पड़ेगा। असल बात ये है, जब इकट्ठे होने की बारी आती है फिर हम बढ़ जाते हैं जमातों में। सर ये तो यह सब काफी सारे इंटरव्यू वही ना, फिर हम बढ़ जाते हैं जमातों में। आप लोग काज तो देखें, आप लोग मिशन तो देखें कि किस काज के लिए, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। अब जरगे की बात कर रहे हैं मजमा शहरिया के प्लेटफार्म से, अवाम मुश्किल में है, जरगा भी अवाम बुलाए। मतलब ये है, बेसिक आलम ये है कि हम लोग मुश्किल में हैं
اور جرگہ بھی ہم بلائیں. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے یا جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں, جیتنے والے بھی 80-90 ہزار پہ ہیں, ہارنے والے بھی 2-4 ہزار کے آگے پیچھے ہیں. ان کا کام ہے ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں, ہم سے زیادہ مؤثر انداز میں وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. جب ہم کسی کو بلائیں گے, کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا, کوئی اپنی ٹون بتائے گا کوئی اپنی ٹون بتائے گا. جب یہ لوگ جو ہیں مل کے, مطلب ہم ایم این اے کے لیول پہ ہی بات کر لیں تو اظہر خان لغاری, مخدوم عثمان محمود اور یہ ساتھ ریس محبوب, یہ جب جرگہ کی کال کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ چیئرمین یونین کونسل ان کے, کونسلرز ان کے. اچھا, اسی طرح تادر تنظیم میں تو آلریڈی گورنمنٹ شہر تو آلریڈی اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں ہم لوگ آئیں گے, تو پھر اس کی ویلیو بھی بتائیں کیا ہوگی. جب ہم جرگہ بلائیں گے ہم تو پروٹوکول چکر میں رہ جائیں گے کہ اس کو پروٹوکول دیں, اس کو یہاں بٹھائیں, اس کو یہ کریں, اس کو زیادہ اسپیس دے بولنے کی. اس کو آپ اس تجویز سے ایگری کرتے ہیں؟ 100% ایگری کرتا ہوں. یہ بڑی شہر صادقآباد کی بڑی بدقسمتی ہے. یہاں پر یقین جانے کہ اتنی سیاسی شدت پسندی شاید ہی میں نے کسی شہر میں دیکھی کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو جنازوں پہ اکٹھے کھڑے نہیں ہوتے. میں دیکھا ہے کہ شادیوں کے اوپر جب بلاتے ہیں تو میزبان وقتہ پہ آؤں گا, ایک کا ٹیبل ادھر لگاتے ہیں, ایک کا ادھر لگاتے ہیں کہ اکٹھے نہ بیٹھے. حالانکہ اپر پنجاب پر آپ جا کر دیکھیں وہ بڑا وزادار سیاستدان سمجھا جاتا ہے جو مخالف کو گلے لگائے جا کے. مجھے اس پروگرام کے لیے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. حالانکہ جو ایشو ہے فرحان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے لیے میں نے پہلے بات کی ہے کہ خدارا اپنے سیاسی پرچم سائیڈ پر رکھ کر اس شہر کے لیے ایک پلیٹ فارم آپ پر کھڑے ہو, انشاءاللہ مسائل کا حل نکلے. فرانس میں کہہ رہا تھا مخدوم صاحبان جو ہیں یا ریس منیر صاحبان جو ہیں ادھر سے اگر جرگہ جو ہے وہ مطلب جنریٹ کیا دیکھا جی, جرگہ چاہے مخدوم سید احمد محمود صاحب بلوائیں, رئیس منیر رئیس محبوب احمد صاحب بلائیں, یا سردار اظہر خان لغاری صاحب بلائیں, میری ایک درخواست ہے بلائیں ساتھ کا شہر میں, بالکل تاکہ میں ایگری, آپ کی بات سے ایگری. شہر میں بلائیں گے نا تو شہر کی سنیں گے. وہاں پر نہیں لوگ جاتے اس لیول کے, جو روٹ لیول کے لوگ ہیں نا, یہاں پہ بلائیں کہ اچھا پروگرام کریں, ان میں سب کی سنیں. اچھا, شہر میں سنی بھی جائے گی, شہر میں خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ بھی کم ہوگی. سر کام ہوگی جب وہ سارے اکٹھے ہو کے آئیں گے نا جی, جو آپ کے سر کے اوپر یا آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں گے نا, آپ کا 70% خوف وہیں ختم ہوگا. ہاں, مطلب ہم لوگ تو ایک انتظار جب وہ اپنی آواز, وہ آپ کی آواز بنے گے نا, آواز بننے بھی خوف. نہیں, اب خوف ایسے بھی ختم ہو رہا ہے. اب جو سرنڈر کرنے والے ڈاکو ہیں وہ اب ہمارے ساتھ آتے ہیں, ذائقہ پہ کھانے کھاتے ہیں ہمارے شہر میں, موبائلوں کی شاپوں پہ جاتے ہیں, وہ کرتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. وہ جو لوگ سرنڈر ہوئے ہیں, جو باقی جو اس وقت ڈاکو علاقے میں موجود ہے, وہ جو سرنڈر ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں. پولیس نے ان کو پورا پروٹوکول دیا ہے. اب وہ جو ہے ان کو جو مقدمے ان کے نہیں بنتے تھے پولیس نے ان کو خارج کیا ہے. اب وہ جو ہے ادھر آتے جاتے ہیں, سارے صدر شہر میں رہتے ہیں, وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں ہم شہر میں. سیمپل کتنی پیاری سیٹ کی گئی ہے. بالکل, جنہوں نے سرنڈر کیا ہے تو انہیں بھی سرنڈر کروا دیں اس میں کہ اگر آپ نہیں لڑ سکتے سرنڈر کرا دیں, ہمیں اس میں کیا, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے. جیسے مرضی یہ لے کے تھے, یہ ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. یہ سیاستدانوں کا کام ہے اور دوسرا انتظامیہ کا کام ہے. عوام نے اپنے ٹیکس سے ان کو جو ہمارے انتظامیہ اس کو پے کر رہے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی, اور جو سیاستدان ان کو اپنا ووٹ دی. ان دونوں کا کام, عوام کا کام ہے ان سے عمل لینا. اگر یہ دونوں نہیں دیں گے پھر عوام تو کھڑی ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے, عوام کی محنت کریں گے کہ بھائی تو گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے تو خدا کے واسطے جاگ, جو اپنے لیے جاگ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امن بیٹھک, جس میں ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور امن کے حل کے لیے بڑی اچھی تجاویز بھی پیش کی. اور آج کی اس گفتگو نے یہ واضح کیا کہ امن صرف ریاست یا انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں, بلکہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں تو خوف, دہشت اور جرم کو شکست دینا ممکن ہے. اجازت چاہیں گے آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمارے شہر, ہمارے گاؤں اور ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. پاکستان زندہ باد, صادقآباد پائندہ باد.